तो आज हमारा चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, हम लोग जो यहां पर अभी पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हम लोगों ने देखा था डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे थे हम लोग कि भाई अगर हम यहां पर बात करें तो हम कोई भी काम करते हैं, हमारी जो भी इच्छा शक्ति है, जो भी हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं, वो किससे कंपेयर करके देखते हैं हम लोग? मनी के अंतर्गत। तो सबसे पहला तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इंट्रोडक्शन का काम हम लोगों ने पिछली क्लास में करी हुई थी। आज जो है इसमें कम से कम कोशिश होगी हमारी दो टॉपिक को देखने की, दो टॉपिक को यहां पर कवर करने की हमें जो है मेन जरूरत होगी, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि टोटल 4 पॉइंट इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो दूसरा तो एकदम छोटा सा है, दूसरे में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, अभी आधे घंटे के अंदर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है सबसे लेंदी है इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत। अगर इस चैप्टर में देखा जाए या पूरे तीनों यूनिट मिला के भी अगर बोला जाए तो सबसे लेंदी जो है वो 3rd नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसमें 3 अलग अलग बातों को हम लोगों को देखना होता है। उसमें हम लोग फिशर्स के मेथड्स की भी बात करेंगे, उसमें हम लोग कैम्ब्रिज थ्योरी की भी बात करेंगे और केंजियन थ्योरी की भी बात करेंगे। तो उसमें केंजियन थ्योरी जो है सबसे लेंदी है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये 3 तरीके की बातें हम लोगों को आज देखना है। पहले डिमांड फॉर मनी, उसके बाद ये जो तीनों हमारा कंसेप्ट है 3rd पॉइंट में, उसको हम लोग देखेंगे। तो कोशिश करेंगे कि यहां तक हो, बाकी सब प्रभु की इच्छा और आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितना साथ दे पाते हैं। चलिए, तो 2nd नंबर हेडिंग, क्योंकि पहला तो हमारा क्या हो गया बेटा? बेटा वो तो डाटा कंज्यूम करेगा ही। 2nd नंबर अब हमारा है बेटा डिमांड फॉर मनी। भाई आखिर हम लोगों को मनी की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्या कारण है कि डिमांड ऑफ मनी की बात करनी पड़ती हम लोगों को? पैसों की जरूरत क्यों है? तो भाई हमने शुरू में ही बोला था कि जो हमारी परचेजिंग पावर है, जो हमारी क्या है परचेजिंग पावर है, वो किससे डिसाइड होती है? मनी के बेसिस पर। भाई अगर आपको कोई भी हाई क्वालिटी गुड्स या लग्जरियस गुड्स या सुपीरियर गुड्स वगैरह परचेज करने की जरूरत होगी, अगर सुपीरियर गुड्स परचेज करना पड़ता है तो वो सुपीरियर गुड्स के लिए आपको उतना ही ज्यादा पैसों की भी आवश्यकता होगी या नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्या बोलते हैं एक तरीके से सेटिस्फेक्शन लेवल है, उसके बेसिस पर डिमांड ऑफ मनी डिसाइड होता है हमारा। भाई जितनी ज्यादा हमारा जो है इच्छा होगा उतने ज्यादा हमें पैसों की जरूरत होगी, जितनी कम इच्छा ही होंगी उतने ही कम पैसों की जरूरत होगी। तो ऐसी ही बात तो हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए जरा इसके अंतर्गत लिखते हैं, इफ पीपल डिजायर टू होल्ड मनी, we say that there is demand for money. If people desire to hold money, we say that there is demand for money. कि अगर लोग पैसा क्या करता है होल्ड करता है, होल्ड का मतलब क्या है? हाथों में रख रहा है, अपने घर में रख रहा है, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? डिमांड फॉर मनी के नाम से जाना जाएगा, डिमांड फॉर मनी कहलाएगा। फिर कहता है द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड क्या होता है पहले बताया भी था, फिर एक बार मैं यहां पे भी समझा दूंगा। इट इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर। कि द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड। अब ये डिराइव्ड डिमांड क्या होता है बेटा? हमने क्या बोला?
आपको इच्छा है वस्तु खरीदने की, तब ना पैसों की जरूरत पड़ी है। भाई अगर सन्यासी बन जाओ, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं, तो क्या पैसों की उतनी जरूरत होगी क्या? तो जितनी ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, जितनी ज्यादा आप जो है अपनी इच्छाओं को देखेंगे, उतनी ही ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? उतनी ही ज्यादा क्या होगी हमारे। तो डिराइव डिमांड का मतलब यही है कि जरूरत है इसीलिए पैसों की जरूरत है। तो साथ साथ आपको याद है ना कि हमने बताया था, जब डिराइव डिमांड हमने डिमांड में बताया था, तो उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए कि आपको मैथ्स यहां पे पढ़ना पड़ता है तो इसलिए कैलकुलेटर की जरूरत होती है ना। अगर मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता तो कैलकुलेटर की जरूरत होगी क्या? नहीं। अगर मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है तो ना कैलकुलेटर। तो ये क्या हो गया, मैथ्स के कारण आपको कैलकुलेटर खरीदना पड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ओ बैठ यहां पे, फालतू की क्लास यहां पे कोई मत समझ लेना। अगर किसी ने भी बदतमीजी किया तो सीधा बाहर तक कॉलर खींचता हुआ ले जाऊंगा मैं। ये बात मेरा कान में घुसे रहे बढ़िया से। अगर किसी को लग रहा हो बढ़िया बहुत ज्यादा बड़ा हीरो है तो अभी करके दिखाना, बताता हूं मैं कौन हूं मैं। नौटंकी मचा रखा है क्लास में, कर एक बार कोई भी हल्ला, देखता हूं मैं आज। तो भाई आपको अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज की जरूरत है तब ना पैसों की इच्छा होती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। भाई अगर आपको सामान खरीदना ही ना हो तो पैसे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भाई अभी आप लोग सारी इच्छा कौन पूरी करते? घर वाले पूरा करते हैं। तो आपको कमाने की इच्छा है क्या? नहीं है। आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से हमारी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इच्छाएं भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी ना। अभी कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि भाई आप लोग थोड़ी सी बाहर की दुनिया में ज्यादा घुल मिल जाओगे तो खर्चा पानी भी बढ़ेगा। अब अगर खर्चा पानी बढ़ेगा तो उसके लिए क्या होगा? पैसों की जरूरत होगी। तो सोचते हो ना कि कहीं पार्ट टाइम जॉब भी मार दिया जाए। तो पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इच्छाएं बढ़ेंगे। जितने सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इनकम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इतना मतलब उतना डिमांड फॉर मनी आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया कि अगर कभी भी पूछेगा कि डिराइव्ड फॉर मनी जो है वो क्या है हमारा, तो डिराइव्ड डिमांड है। ठीक है, डिमांड फॉर मनी अगर बात करते तो वो क्या है? डिराइव्ड। जितनी ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति होगी उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा? डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। फिर कहते हैं बेटा डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू। अब देखो बेटा, डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर या डिमांड टू स्टोर वैल्यू। कि भाई एक वो बताओ, लिक्विडिटी का मतलब हमने क्या बताया था पहले कि तुरंत से तुरंत हम लोग खर्च कर सकते हैं, उसके लिए भी होना चाहिए, और हमारे पास कुछ ना कुछ जमा भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेव की भी बात होनी चाहिए, ताकि हम लोग, जब हमने बताया था स्टोर वैल्यू के लिए क्या बोला था? फ्यूचर पर्पस के लिए, आगे काम हो सकता है तो उसके लिए हमको क्या करना? जमा करने की जरूरत होती है नहीं होती? इसके लिए हमको क्या करना होगा? जमा करने की जरूरत। आगे चल के जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना कि ट्रांजेक्शंस के लिए भी हमारे पास मनी की जरूरत होती है, उसी तरीके से प्रिकॉशन के लिए भी रखते हैं कि भाई हो सकता है इन फ्यूचर कोई भी, जैसे अगर कोविड वाला सिचुएशन आया था, ऐसे अगर कोई भी सिचुएशन और आ जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेव करने की जरूरत भी पड़ती है नहीं पड़ती है? तो वो सारी चीजें भी हमको क्या करना होता है? मनी के अंतर्गत देखना। तो मनी की जब भी हम लोग डिमांड की बात करते हैं तो किनके कारण बेटा? एक तो लिक्विडिटी और दूसरा हमारा क्या है बेटा? डिमांड फॉर स्टोर वैल्यू। कि भाई हम जो करेंगे वो आज के लिए, आज हम क्या खर्च कर रहे हैं उसके लिए भी सोच के देखेंगे, और हम किसकी बात भी करेंगे बेटा? फ्यूचर के लिए भी करके देखेंगे कि भविष्य में हमारा जो काम होगा उसकी बात भी करें। स्टोर के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूचर के लिए ही ना, कि आगे इससे हमारा क्या होगा? काम हो पाएगा। तो अगर डिमांड ऑफ मनी की बात करें तो क्या क्या होगा बेटा? लिक्विडिटी एंड स्टोर वैल्यू। ये हमने डेफिनेशन के अंतर्गत भी शब्द यूज किया था या नहीं किया था? तो लिक्विडिटी और स्टोर वैल्यू की भी यहां पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे।
फिर कहता है बेटा सम important variables on which demand for money depends on are। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिस पर क्या करेगा बेटा, डिमांड फॉर मनी हमारा डिपेंड करेगा। भाई अभी हमने ऊपर जो बताया था उसमें यही बताया था कि जरूरत होगी तभी तो पैसों की आवश्यकता होती है ना। अगर हमको कुछ खरीदना ही नहीं हो तो पैसा हो या ना हो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन चूंकि हमारी जो इच्छा शक्तियां है, हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या होगी बेटा, अलग अलग होंगे, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, मनी की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा हमें जरूरत होगी, जितनी ज्यादा हमें आवश्यकता होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे पास मनी का होना आवश्यक है या नहीं है, मनी का होना जरूरी है या नहीं है। तो क्या हुआ, अच्छा नहीं लिखा, जल्दी नोट करो। ये तो बेटा स्टार्ट ही किया था यहां से हमने, ये तो हमने हेडिंग का नाम ही लिखा था, जल्दी नोट कर। लेट क्यों आते हो, मैंने मैक्सिमम बोला है ना 9:05 तक मैं स्टार्ट कर दिया करूंगा। क्या हुआ, ये हमारी गलती थोड़ी ना, नहीं, क्योंकि हमारी जो है ना पढ़ाई सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सोना है, इसलिए आंखें नहीं खुलती, ठीक है बेटा। अगर प्रायोरिटी आप चेंज करोगे ना तो अपने आप काम हो जाता है। आप देख लो अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करके देख लेना, जिन चीजों को आपने पहली प्रायोरिटी दी है वो काम समय पे हुआ है या नहीं हुआ है, किसी भी चीज के लिए देख लेना, होता है। आप अपनी प्रायोरिटी बदलो, बाकी चीजें अपने आप बदल जाएगी। मैंने क्या बोला था कि मैं दिन भर यही तो एब्जॉर्व करता हूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उसकी एक्टिविटी है, तो हमें भी नजर आता है सब कुछ, भले चाहे बोलूं या ना बोलूं। इतना तो एक्सपीरियंस जरूर है कि हाव भाव देख करके हम सारी चीजों को समझ सकें। जैसे हमारे मनोज भाई इंटर किए तो उनका शरीर का हाव भाव देख रहा था कि आज हमको लड़ाई करना ही करना है। क्या मनोज भाई साहब आते ही इधर उधर देख रहे थे ना, क्लास में इंटर करते ही, अब भी मुझे पता है सारी चीजें, मैं बाद में बात करूंगा ना। आज के बाद कोई किसी से अपना मजाक ना करे, अगर आपको मजाक करने के, सुन ले अपना शांत रहे, मैं जब बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तुझे बोलने बोला है मैंने, अपना काम कर ले। और मैंने क्या बोला, ये मेरी क्लास है और यहां पे सिर्फ मेरी दादागिरी चलती है, मैं वो नहीं हूं कि बर्दाश्त कर लूं, और ना मैं आज तक किसी से डरा हूं। जिंदगी में भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, जिस दिन मरना होगा वो मर ही जाऊंगा, चाहे डर के जियो या खुलेआम शेर की तरह जियो। तो इसलिए अगर आपको किसी से मजाक सहने की हिम्मत नहीं तो मजाक करने की हिम्मत भी मत रखो। यहां पर क्या चलते हैं, ऐसे नॉर्मली बात करेगा, कुछ ज्यादा थोड़ा सा इधर उधर चिढ़ा दो तो एक दूसरे से पंगा शुरू। भाई उतना पढ़ने के ऊपर फोकस कर लें जितना फालतू की चीजों पे ध्यान दे रहा है। कल टेस्ट लिया था, औकात सबकी पता चल गई कि क्या है कैसी है, और इसी कारण से मैंने टेस्ट भी लिया था कि मैं पिछले कुछ दिनों से बच्चों की एक्टिविटी नोट कर रहा था कि क्या चल रहा है। एक टेस्ट लिया, सबकी औकात सामने आ गई कि किसकी कितनी हैसियत है अभी, और चले हैं हीरो बनने हमारे सामने। 4 ही तो क्वेश्चन दिया था, और उस 4 क्वेश्चन का मतलब है मिनिमम 100 MCQ, मिनिमम। ऐसे तो आप भावना में बैठे बोल देंगे सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कंसेप्ट में नहीं पता है तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, ठेंगा बनेगा क्वेश्चन। क्या हम इन चीजों को नहीं जानते हैं? बाकी चीजें के काम करने का प्रॉपर टाइम है, खाना टाइम पे है, बदमाशी इस टाइम पे करना है, बाहर घूमना टाइम पे है,
ब्रेक होगा तो एकदम एक्चुअल में आधा घंटा का अगर ब्रेक है तो 35 मिनट घूम के आएंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि ये टॉपिक एक बार खत्म हुआ तो कम से कम रिवाइज जरूर कर ले घर पे। ईमानदारी से बताना, जो 2 नवंबर से हमने रिवीजन का शेड्यूल दिया था, कौन कौन फॉलो कर रहा है उसको? अब बताओ, इसमें चाहते हो रिजल्ट की उम्मीद? मैंने क्या बोला था, देखने में आसान लग रहा है, उतना ही डिफिकल्ट है इसको फॉलो करना। दिया था ना 3 बार सेल्फ रिवीजन के लिए करने के लिए। ये है आपकी टाइम पंक्चुअलिटी, इसको कहते हैं आप टाइम मैनेजमेंट। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि हम ये 2 महीने का प्लानर कैसे बनाए कि हमारा रिजल्ट हो। हमने तो दिया 2 नवंबर से बना के देखो, एग्जाम के दिन तक का है। एग्जाम के सुबह आपको क्या पढ़ना है ना, वो भी मैंने वहां पर मेंशन करके दिया हुआ है, देख लेना। अब इससे ज्यादा कौन आपको प्लानिंग बना करके दे देगा? ये प्लानिंग करने की जरूरत आपको खुद से थी, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो पढ़ रहे हैं बच्चे, इतना ज्यादा अभी नहीं लगाते दिमाग, तो मैं करके दे। देखो एग्जाम के दिन तक 18 जनवरी का भी सुबह का शेड्यूल उसमें मेंशन है, और फिर नहीं उसको फॉलो कर रहे हो। अगर 2 नवंबर वाला अभी तक फॉलो कर रहे होते ना, तो लगभग 3 चैप्टर का रिवीजन हो चुका होता। देख लेना उस शेड्यूल को पलट के एक बार, 3 चैप्टर का रिवीजन हो चुका होता, लेकिन करोगे ही नहीं। 2 4 5 बच्चों ने हाथ उठाया। लेकिन यहीं पर अगर कह दूं बेटा कि ये आपका खेलने कूदने का टाइम है, एकदम प्रॉपर उसको मेंटेन किया जाएगा। इस टाइम में तुम सिर्फ रोड पर घूमो, मजा आएगा, देखो सब उसको फॉलो करोगे। और तब ब्लेम किसके ऊपर आएगा? टीचर के ऊपर, कि सर ने क्या पढ़ाया समझ तो आ ही नहीं रहा है। समझ में आने के लिए समझना पड़ता है, सिर्फ बैठ जाने से, ऑनलाइन रह जाने से काम नहीं चलता। आज तक के 16 साल के कैरियर में पहला इतना खराब बैच मिला है। ये सारे टीचर बार बार बोल रहे होंगे आपको। क्या हम लोगों को अच्छा लगता है ये बात आपको सामने में बताना? हम लोग नीचे भी बैठ करके बात कर रहे थे, यहां तक कि सीए इंटर वाले फैकल्टी आके कहते कि कैसा बच्चा है आप लोगों का। सोच के देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी बैच में कोई टीचर मैसेज करे या कोई स्टूडेंट मैसेज करे कि सर ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इस बार कंटिन्यूअसली ये काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये काम हो रहा है। तुम लोग अभी 100 110 बच्चे बैठते हो तो ये परेशानी है, 350 400 450 500 बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाए, कभी दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही होता है कि शुरू में बैच अलग अलग होता है, बैच बाद में मर्ज होता है। और तुम्हारा तो 2 छोटे छोटे बैच को मर्ज किया था, 4 बैच एक साथ मर्ज होकर के क्लासेज करी है हमने। 4 बैच को एक साथ मर्ज करके हमने क्लास करवाई है। कभी ये नहीं हुआ कि उस बैच के, इस बैच के, फलाना ढिमका, इस तरीके की बातें। लेकिन इस बार सब हो रहा है। कंपिटिटर्स बनना है तो रिजल्ट के लिए कंपिटिटर्स बनो ना। बदमाशी में कंपिटिटर्स बन रहे हैं कि कौन कितना ज्यादा बदमाशी कर रहा है। नहीं, ये कौन से तुक है भाई कि बदमाशी में कंपिटिटर्स बनना कि कौन कितना ज्यादा बदमाश है? ये क्लास है, ये क्लास का माहौल होगा, ऐसा क्लास का माहौल होना चाहिए। थोड़ा सा शर्म कर लो और थोड़ा सा अपने मां बाप के ऊपर भी ध्यान दे दो कि कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चकाचौंध की जिंदगी में आते हो तो अपने पास्ट को भूल जाते हो। कभी मां बाप के उस दर्द को समझा करो। मुश्किल से 2 या 4% ऐसा बच्चा होता है जो चलो अमीर फैमिली से है तो उसको दिक्कत नहीं होगा। 98% बच्चा वैसा ही होगा जो मिडिल क्लास फैमिली से या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से होगा, यहां पर इंक्लूडिंग मी। हमने अपनी उस स्थिति को देखा है कि कहां से कहां तक पढ़ाए हैं। आप लोग अभी फाउंडेशन कर रहे, 20 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूं, तो अपनी उस मजबूरी को देखा है हमने। 20 इयर्स के एज में मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 या उससे एबव है? होंगे ही जरूर।
तो थोड़ा सा इन चीजों को भाई ध्यान में रखो। अगर कोई भी टीचर बोलता है या कोई भी कुछ करता है तो आप ही की भलाई के लिए करता है। आप लोगों से क्या मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जल्दी से पढ़ के सीए बन जाओ और पैसे कमा के हमें दो? हमें तो ये उम्मीद नहीं है और ना ये हम इच्छा रखते हैं। लेकिन इतनी तो इच्छा रखते होंगे कि भाई अगर इन बच्चों को पढ़ाया है तो इन बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। ये इच्छा रखना तो हमारा दायित्व है भाई, इतना तो हमारा फर्ज है, ये तो हम उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं। क्या कभी किसी बच्चे को मैंने बोला है कि बेटा मेरे लिए ये खाने के लिए ले आ? कभी बोला होगा? आज तक नहीं बोला होगा मैंने। भाई एक उम्मीद सिर्फ आपसे करते कि अच्छे से पढ़ के रिजल्ट ले आओ। नहीं, थोड़ा सा इन चीजों को देखो। अब लास्ट टाइम है एग्जाम का, एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है। अब आखिरी स्टेज तो यही होता है ना, एग्जाम फॉर्म आ गया, अब इसके बाद तो एडमिट कार्ड ही आएगा, तो एडमिट कार्ड के बाद पढ़ना शुरू करेंगे क्या? अभी भी आपके पास ये वक्त है कि जिसने कुछ भी नहीं करा बढ़िया से अगर रिवीजन कर ले तो वो पास हो सकता है। रीअपियर वाला बैच जो है 8 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो मतलब नया बैच स्टार्ट हुआ है 8 नवंबर से जनवरी के लिए। तो वो भी बच्चा तो जनवरी में देगा ना, वो भी तो पढ़ के ही देगा। आपके पास तो उससे ज्यादा फायदा है क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़ रहे। उनका कोर्स खत्म होगा जनवरी फर्स्ट वीक में, और वो भी कैसा कोर्स खत्म होगा वो आप भी समझ लें। जब मैं अपने टाइम पे आता हूं 2 घंटा में देखते हो ना, 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट पूरा यूटिलाइजेशन अपने टाइम का करता हूं, तब कोर्स खत्म हुआ है क्या अभी तक? तो आप समझ सकते हो कि कितना कंटेंट है कोर्स के अंतर्गत। अब इसको अगर मैं 40 क्लास में खत्म करूंगा तो क्या समझ में आएगा बच्चों को? लेकिन करना पड़ता है, और वो बच्चे उसको एब्जॉर्व करते हैं या नहीं करते? उससे तो आप ज्यादा अच्छे हो। तो भाई अभी भी वक्त है, थोड़ा सा इन सब चीजों के अंदर सुधार कर लो। कोई कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, अरे हमारा कौन सा नुकसान कर दिया? तुम और उसको प्रोत्साहन करो कि हाँ मिसबिहेव करता रहना भाई, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, तुम्हारे लिए और कंपटीटर कम होगा। सिंपल सा फंडा है भाई। 10 दोस्तों ने बोला कि भाई चलो मूवी देखने के लिए, तुम आराम से कुछ पैसे दे दो कि ये मेरे तरफ से कुछ और खा लेना, तुम लोग जाओ मैं नहीं जाऊंगा। 10 तो तुमसे डाइवर्ट हुआ ना, वो उस टाइम में मूवी देखा, तू उस टाइम में पढ़ ले, पढ़ ले भाई, क्या नुकसान है इसमें? तो कंपटीशन उसमें नहीं करोगे? कंपटीशन तो ये कर, अरे एक मूवी देखा है, हम तो 2 देख के आएंगे, अब बताते हैं इसको। कंपटीशन इसमें आजकल चल रहा है आप लोगों का। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं क्लास यहां से छोड़ के जब जा रहा होता हूं ना, और मैं बच्चों के मोबाइल में गेम चलता हुआ देखता हूं, बहुत बुरा लगता है। मैं तिरछी नजर से देखता हुआ जाता हूं, फिर मन ही मन यहां से सोचता हुआ नीचे तक जाता हूं। आप कभी नोटिस करना इस बात को, मैं सीढ़ी पे जल्दी किसी से बात नहीं कर रहा होता, मेरे माइंड में बस यही चल रहा होता है कि हमारा फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। फोन तो हमारे पास भी है ना, एक भी गेम मेरे फोन में नहीं है, एक भी गेम। क्या हम लोग फोन यूज नहीं करते? हमें यूज करना नहीं आता? क्या हम गेम नहीं खेल सकते? लेकिन जितना देर गेम खेलेंगे उतने देर में मैं कोई नोट्स बना लूंगा बच्चों के लिए, या अपने लिए भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं, हमेशा पढ़ता रहता हूं मैं। ऐसा कोई अर्ली मॉर्निंग नहीं होता है जिसमें मैं नहीं पढ़ता हूं, कोई भी। मैं डेली पढ़ता हूं, अभी भी 1 घंटा मैंने अपने लिए रखा हुआ है, फिक्स है ये टाइम। चाहे वो मुझे रात में लेट नाइट टाइम मिल जाए, चाहे मुझे अर्ली मॉर्निंग मिल जाए, या कभी कभी नहीं टाइम मिलता तो दोपहर में जो ब्रेक होती है ना हमारी, उस टाइम में मैं देखना मोबाइल ऑन करके पढ़ता रहता हूं। मुझे जरूरत है अब क्या पढ़ने की? उतना तो कर चुका हूं ना कि भाई 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, आराम से पढ़ा के कमा के खा सकता हूं, और जीने के लिए 1 लाख सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। लेकिन फिर भी लगातार हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं ताकि ये दिक्कतें ना आए। भाई बहुत सारी चीजें बदलाव होती रहती है। अभी भी आपको याद होगा जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि लास्ट टाइम में डाटा अपडेट होगा तो मैं नया डाटा भी दूंगा, कुछ बोला था ना। अब वो मैं पढ़ूंगा तभी तो वो डाटा दूंगा ना तुम लोगों को। ऐसा तो नहीं है कि मैं सोया रहूंगा, मेरे पास कोई मैसेज कर देगा आईसीआई कि चौधरी जी ये बदलाव किए हैं, बच्चों को दे देना। आईसीआई मॉड्यूल का एक एक लाइन पढ़ता हूं मैं।
अलग अलग राइटर्स की बुक्स हैं बाहर में, वो सारा खरीद के रखा हुआ है पढ़ने के लिए। मैं इतना टाइम दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को जरूरत है, क्योंकि जब तक पास नहीं करोगे इंटर में नहीं आओगे, तब भी नहीं कर रहे हो। कल ही मैंने शायद निखिल को बोला था कि पढ़ने पे ज्यादा फोकस कर ले, ये दूसरे कोचिंग का जो वो नोट्स वगैरह भेज देता है। इसी तरह हमारे बुद्धि भाई साहब आए तो नहीं होंगे, खाली क्वेश्चन वगैरह भेजने पे कंसंट्रेट रहता है, पढ़ाई नहीं होती उनसे। मैं क्लियरली मुंह पे बोल रहा हूं, मैं किसी के पीठ पीछे नहीं बोल रहा हूं। कल आपने देखा होगा मैंने क्लास में ही बोला था, निखिल को बोला था ना क्लास में मैंने, भाई तुझे जितना क्वेश्चन मैंने दिया है ना, तू पहले उतना तो कर ले। वो तो हिल ना रहा, लगे आगे आगे नई नई चीजों पे ध्यान देने। मैं पहले अपनी जितनी जरूरत है वो तो पूरा कर लो ना। थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखो। और ये 1.5-2 महीने की बात है, नवंबर तो आधा बीत गया, आज 15 नवंबर हो ही गया, दिसंबर पूरा है और जनवरी के 10 दिन है, 12 से तो एग्जाम ही है, तो 10 तक आपके पास टाइम है। तो मैक्सिमम 1 महीने 25 दिन अर्थात 55-56 दिन का है। 2-4 दिन फेस्टिवल वगैरह नया साल वगैरह मनाने का निकाल दोगे आप लोग, 50 दिन आपके पास हैं। अब सोच के देख लो कि 50 दिन कैसे करने। सब कुछ आपके हाथ में। नहीं तो अगर चाहते हो कि जनवरी के बाद जून वाला भी अटेम्प्ट दे, तो फिर तो हमारी भाई कोई बात ही नहीं है, आपको जैसे सोच के करना है कर सकते हैं, हम क्यों रोकेंगे उसके लिए। लेकिन बहुत गलत हमको ये लगता है, बहुत गलत बिहेवियर आप लोगों का लगा हमें इस पिछले कुछ दिनों के अंतर्गत, बहुत बुरा लगता है। मैं आज के बाद नहीं देखना चाहता कि क्लास के बाद कोई भी बच्चा गेम खेल रहा है। अरे यार कुछ पढ़ लो ना, 5 क्वेश्चन ही बना लो मैथ्स के, एक लॉ का ही क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कर लो, लॉ जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे 2 या 3 क्वेश्चन लॉ के लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, बताओ क्या हालत है, देख रहे हो ना। और तब आप बाद में क्या ब्लेम करेंगे कि लॉ में नंबर नहीं आता। अरे लॉ में नंबर आता है, पहले प्रैक्टिस तो कर लो। लॉ में बनावटी लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा, एज पर लॉ ही चलेगा, आपको उस लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैंने कभी बोला है कि मेरी इकोनॉमिक्स पे ज्यादा टाइम दो, कभी नहीं बोला है मैंने, क्योंकि इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं उतना करवा लूंगा, मैं उतने रिवीजन में भी उतना मैनेज कर लूंगा मैं। लेकिन बाकी चीजों के ऊपर तो फोकस करना भाई। आधा घंटा का ब्रेक मिलता है नाश्ता करने में, कितना 5 या 10 मिनट, चाहो तो 20 मिनट तुम आराम से अपने लिए रिवीजन नहीं कर सकते। एक खाने के टाइम में ही ना ज्यादा नहीं बचता होगा, बाकी में तो दोनों में बचता ही होगा, उसको यूटिलाइज करो ना। लेकिन नहीं, उस टाइम में हंसी मजाक मारपीट, और सबसे भयंकर तो आजकल नया नया शब्द सुना है, गाली गलौज। पता नहीं स्टूडेंट लाइफ में कैसे आ गए हो। हम लोगों ने कभी अपने दोस्तों के साथ कभी भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया, दूसरों के साथ तो दूर की बात है। और इसीलिए हम 5 दोस्त हैं और 5 अच्छी जगह पे है। मैं सिर्फ एक नॉन सीए हूं, बाकी 4 सीए है। कोई सिंगापुर है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई दिल्ली में ही अपना अच्छा सा फॉर्म खोल के बैठा हुआ है, कहीं कोई और है, सब अपनी बड़ी बड़ी जगह पर है। मैं भी किसी से कम नहीं हूं, अपने कुछ काम में तो लगा हुआ हूं, जो शुरू से पसंद था वो काम कर रहा हूं अपना। तो डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तभी जाकर के काम चल पाएगा, बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता। भाई अगर मान लो किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, तो मैं उसमें ऊपर माथा लगाऊं या कैसे ग्रोथ करूं उसके ऊपर माथा लगाऊं। आपने देखा होगा एक बार बीच में मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा 3-4-5 दिन रहने लग गया था। क्या हमारी पढ़ाई उस टाइम में इंपैक्ट नहीं हुई थी? मुझे ये तक नहीं ध्यान रहता था कि मैं पढ़ा के क्या जा रहा हूं, ये तक मेरे माइंड में नहीं रहता था। तब मैंने अपने माइंड को बोला कि नहीं, जब मैं दूसरों को समझाता तो मैं क्यों ये टेंशन ले रहा हूं। उस दिन से मैंने टेंशन ही लेना छोड़ दिया। कोई मुझे कुछ बोल भी देता था मैं मुस्कुरा के चल देता हूं, कितनी भी ज्यादा मुझे टेंशन रहे मैं रिलैक्स मोड में रहता हूं। अभी दीपावली में घर गया था, चाचा वाला वो केस हो गया था, सबसे ज्यादा कूल माइंड में मैं और मेरे पापा ही थे।
क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होती है उसको हमने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि ज्यादा हो सकता है मार के फेंक देगा, यही होगा। माइंड को वहां तक मैनेज करके चला था, उसके बाद दिमाग यही लगा रहा था कि अब करना क्या है हमें। मैं मान के चला कि चलो मार के फेंक दिया, अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, दिमाग उस पर लगाओ ना, या इस टेंशन में घूमता रहूं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। माइंड को वहां तक सोच के रखता हूं मैं। और यही कारण था कि 9 घंटे में जिसने भी किडनैप किया था 9 घंटे के अंदर घर तक पहुंचा के गया है, और 1:45 बजे रात में फोन किया कि यहां पे पहुंचा दिया है, आप ले लीजिएगा। लेकिन वही अगर हेक्टिक में रहता तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए कहता हूं पढ़ाई हमेशा शांत मन से होती है। 10 तरीके से 10 तरफ दिमाग लगा देने से ना पढ़ाई नहीं होती। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रख लेना। बाकी आप लोगों की मर्जी है। सीए बनने आए तो ठीक है, नहीं बनने आए तब तो कोई बात ही नहीं है, लगे रहो बेटा। चल, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। अब देखना है कि डिमांड फॉर मनी जो है कहां कहां किस किस कारण से जो है डिपेंड कर रहे हैं। कहता है हायर द इनकम of individual higher the expenditure, that is higher demand of money। बेटा एक चीज आप जानते ही हो कि जिसकी जितनी इनकम होती है, हाँ बेटा आ जाओ क्लासरूम, मैंने कब मना किया है, मैंने तो ये कभी किसी को नहीं बोला कि लेट हो गए तो मत आना, चाहे तुम 10 बजे ही आओ लेकिन आओ क्लास जरूर, ताकि कुछ तो पढ़ पाओगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होती है, जितना इनकम होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसी अनुसार मेंटेन करना होता है या नहीं करना होता है। मजबूरी हो जाती है लोगों की कि जिस सोसाइटी में आप रहोगे उस अनुसार जो है आपको दिखाना पड़ेगा, उस अनुसार से आपको रहना पड़ेगा। तो उसके लिए इनकम का भी होना क्या है बेटा, ज्यादा जरूरी है ना। तो जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। भाई कोई 20,000 रुपए कमाता है तब भी वो जीवन अपना जी रहा है, कोई 50,000 कमाएगा तब भी अपना जीवन जी रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा होगा मंथली तब भी उसका उस अनुसार जीना होगा ही नहीं होगा। अब मान लो किसी की सैलरी 10 लाख रुपए हो और कोई पर 1 BHK का रेंट लेके रह रहा हो, तो लोग क्या बोलते हैं, अबे यार किस जगह पे रह रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, होता ही नहीं होता। तो आपको जिस प्रोपोर्शन में इनकम होगा ना उसी प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्सपेंडिचर वो होता है। तो इसका मतलब वहां पर मनी ऑफ डिमांड ज्यादा होगा या नहीं होगा, पहला बात तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर कहते बेटा हायर प्राइसेज लीड्स टू हायर डिमांड फॉर मनी। भाई मुझे 9 लाख मंगा दे ओ सैया दीवानी, अब 9 लाख के हार के लिए पैसा भी तो ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो ज्यादा मनी की डिमांड होगी नहीं भाई, जितनी ज्यादा प्राइस है उतनी ज्यादा हमें मनी की डिमांड की जरूरत होगी। नेक्स्ट, हायर द इंटरेस्ट रेट्स हायर वुड बी opportunity cost of holding money, therefore lower the demand for money। मैं आगे इसको ना DFM के नाम से लिख दूंगा तो समझ जाना कि DFM क्या हो जाएगा बेटा, हमारा डिमांड फॉर मनी। बेटा एक वो बताओ, तुमने 10,000 रुपए कमाए, ठीक है, तुमने क्या करे 10,000 रुपए कमाए, अब 10,000 रुपए कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर तुमको कोई ये बोल दे कि भाई तुम कहीं पर इसको डिपॉजिट कर दो 10% पर डे के रेट से इंटरेस्ट देगा, अब खर्चा करोगे तुम,
बचा के रख लोगे, नहीं लग रहा, क्योंकि मोटिव क्या होगा, माल छापना है, पैसा ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो जैसे ही तुमने होल्डिंग्स बढ़ाए तो खर्चा करने की पोजीशन क्या हो गई, कम हो गई, मतलब डिमांड फॉर मनी क्या हो गया बेटा, कम हो गया या नहीं हो गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिक लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, होल्ड करना, मतलब एक तरीके का लीकेज शुरू हो जाता है या नहीं शुरू हो जाता, क्योंकि वो तो अब बचाने की सोचेगा ना, अब वो क्या सोचेगा, बचाने की, इंजेक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो जैसे ही तुमने बचाने की सोचना शुरू कर दी तो डिमांड ऑफ मनी क्या हो गया बेटा, कम हो गया। ओके, तो ये भी ध्यान में रख लोगे। तो इसमें आप लोग ऐसे लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, डीएफएम डिक्रीजेज, कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बताओ डिमांड फॉर मनी क्या होगा, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई ये बोले कि भाई 5% पर एनम देंगे तो लोग क्या सोचता है, छोड़ यार 5% के लिए अपना इच्छा को कंट्रोल करें, हर एंजॉय करते हैं, नहीं होता ऐसी बातें। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा ना तब लोग होल्ड करना शुरू कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो होल्ड नहीं करता उतना ज्यादा। तो ये ध्यान में रख लोगे। फिर उसके बाद बेटा आजकल क्या होता है, पेटीएम करो, है कि नहीं, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, अब देख रहे हो कितनी सारी सुविधाएं आ गई। अब इन सभी चीजों के कारण ना एक चीज तो है, डिमांड फॉर मनी के ऊपर इंपैक्ट पड़ गया, है कि नहीं। तो लिखिएगा इनोवेशंस, सबसे लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इनोवेशंस रिड्यूस द नीड फॉर होल्डिंग मनी, इनोवेशंस रिड्यूस द नीड फॉर होल्डिंग मनी। अब आप हाथ में पैसा रखते हैं क्या, अब देखो ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जेब में कैश लेके चलते ही नहीं है, बोलते हैं कैश का क्या फायदा, झूठ मूठ का खर्चा ज्यादा हो जाता है, गिर जाता है इधर उधर, उससे अच्छा अकाउंट में पड़ा हुआ है, होता ही नहीं होता। तो जितना ज्यादा इनोवेशन होगा उतना ही जो है हमारा होल्डिंग मनी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर, जैसे वही हमने जीपे की बात कर ली, फोन पे की बात कर ली हम लोगों ने, है कि नहीं, एटसेट्रा, पेटीएम वगैरह की बात कर ली। या फिर देखो अब एटीएम की सुविधाएं हर जगह है या नहीं है, हमारा नेट बैंकिंग की सुविधाएं है या नहीं है। पहले क्या होता था कि भाई बैंक में जाकर के लाइन में लगो, फिर कभी सर्वर फेल है, कभी कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत, तो बहुत सारा पंगा रहता था। तो लोग क्या करता था कि ना घर में पैसा रखो, होता था, ये नहीं होता था। लेकिन अब क्या बोलता है, अबे तुरंत ट्रांसफर तो हो ही जाएगा, तो उस कारण से लोग अपने पास अब पैसा रखते हैं क्या, तो होल्डिंग क्या होता जाएगा, अब कम होता है। जितना ज्यादा नए नए आविष्कार होंगे, नई नई खोज होंगी, नई नई तकनीक आएंगी, नए नए तरकीब होंगे, होल्डिंग्स उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। याद रख लेंगे इन चीजों को। तो ये हमारी बेसिक कौन सी थी बेटा, डिमांड फॉर मनी, कि मनी की जरूरत क्यों पड़ रही है उसकी बात हम लोग कर रहे थे, क्यों चाहिए हमें पैसा, कितना चाहिए, वो बात तो देखना पड़ेगा ना। तो वो चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी। अब जो है इस पूरे टॉपिक का जो मेन सारांश है वो अब आता है थर्ड के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखिएगा थर्ड पॉइंट, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, बेटा यहां पर ज्यादा नहीं, हमें तीन तरीके की थ्योरी के बारे में बात करनी है और ये तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो है हम लोग यहां पे नॉर्मली तीन थ्योरी की बात करेंगे, जो हमने पहले भी नाम बोला था, एक तो हम फीसर की बात करेंगे, एक हम लोग कैम्ब्रिज की बात करेंगे, और कैम्ब्रिज में भी चार अलग अलग इकोनॉमिस्ट के नाम लेंगे यहां पर,
और वो सारे नाम लगभग आपने पहले सुन रखा है, तो उसकी भी बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग केंजियन थ्योरी को अलग से पढ़ेंगे। तो ये तीनों का मिलाकर के हमारा क्या बनता है, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो देखो, पहला हमने क्या बोला कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिशर के बारे में। दूसरा हमने क्या बोला, कैम्ब्रिज में 4 की बात करेंगे, उसको भी देखेंगे हम लोग, और फिर केंजियन की बात करेंगे। इसमें बताए 3 थ्योरी इसलिए दिया गया कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया ना, तो उसके अनुसार सोच भी अलग अलग होती गई। तो पहला जो था हमारा, जिसमें फिशर की बात करेंगे, उसमें मेन फोकस एक ही पे होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसों की जरूरत है। भाई कुछ भी खरीद बिक्री करेंगे तो बिना पैसा का होगा क्या, है कि नहीं? दुकान पे चले जाओ, बोलो कि ये सारा सामान दे दो, पैसा नहीं है जी, मिलेगा सामान? नहीं मिलेगा। तो अगर सेल और परचेज करना है तो उसके लिए क्या होगा, माल का होना जरूरी है ही नहीं है। तो पहला जो हम यहां पर थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड की बात करेंगे हम लोग। किसकी बेसिस पे बात करेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन बेसिस पे बात करेंगे। लेकिन जो सेकेंड वाला होगा, उसमें कहते हैं देखो ट्रांजैक्शन तो होगा ही होगा, नो डाउट, ट्रांजैक्शन के बिना तो बात हम करेंगे ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ भाई आगे चल के जैसे देखते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग क्यों लेते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, अब मान लो प्लान एक्सपायर होने वाला हो तो बोलते हो हे भगवान जल्दी से बीमार पड़ जाए, नहीं तो वो पैसा डूब जाएगा? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। लेकिन अपने सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए हमने कुछ ना कुछ क्या करते, रोकथाम करके रखते ही नहीं, कुछ बचा के रखते ही नहीं रखते। तो मतलब अब हो गया कि ट्रांजैक्शन के लिए भी और अपनी रक्षा और बचाव के लिए भी हमें को काम पैसा की जरूरत होगा। दोनों बात हो सकता है। तीसरा, हमने बार बार एक ही बात करी कि पैसों से ही पैसों को बनाया जा सकता है, होता ही नहीं होता। तो देखो ट्रांजैक्शन था ही था, फिर हमारे पास क्या आ गया कि रोकथाम की भी बात कर ले हम लोग, और साथ ही साथ हमारे पास इन्वेस्टमेंट नाम से भी शब्द आ सकता ही नहीं, तो उसको हम लोग यहां पर कह देते हैं एक्सपेक्युलेशन। तो तीनों चीजों की बात यहां पर, और ये 12th में था नहीं, ये नया नया कंसेप्ट आप लोगों के लिए, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा। बाकी चीजें जो ऊपर वाली बेसिक थी ये तो पहले पढ़ा हुआ है कुछ बच्चों ने, लेकिन ये जो है ये सबके लिए नया है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें से ज्यादा नंबर नहीं आता है, सिर्फ 3 नंबर आता है ये टॉपिक सिर्फ। तो बड़ा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 5 से 6 नंबर इस यूनिट से आते हैं मिनिमम। ठीक है, चलो। तो हमने क्या बोला कि अगर थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो कितने थ्योरी की बात करेंगे बेटा? तो पहला कौन सा? क्लासिकल थ्योरी। इकोनॉमिस्ट का नाम थोड़ी ना बोला था अभी मैंने, पहले थ्योरी का नाम तो लिखो, उसको किसने दिया वो तो बाद में बात करेंगे हम। पहला क्या हो गया हमारा? क्लासिकल थ्योरी। दूसरा हमारे पास है बेटा कैम्ब्रिज अप्रोच या थ्योरी, इसको भी यहां पे अप्रोच लिख सकते हो। और तीसरा केंजियन अप्रोच। पहला क्या हो गया बेटा हमारा? क्लासिकल अप्रोच, दूसरा कैम्ब्रिज अप्रोच, और तीसरा केंजियन अप्रोच। ये 3 को हमको यहां पे पढ़ना है। तो पहला और तो एकदम छोटू सा है, थोड़ा सा, दूसरा उससे भी छोटू सा, और तीसरा सबसे लेंथी। यहां छोटू का भी मतलब है कम से कम 2 पेज, ठीक है ना? 1.5-2 पेज तो नॉर्मल सी बात होती है ना। चलो, तो सबसे पहले को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें बेटा, और डिटेल्स में इसको पढ़े। क्या था हमारे पास? क्लासिकल अप्रोच। क्या है हमारा? क्लासिकल अप्रोच। इसको हम लोग कहते हैं बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और ये याद रख लेना, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म है QTM,
कभी कभी आपसे यह भी पूछ सकता है कि क्यूटीएम का मतलब क्या है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो देखिए बेटा, इस कंसेप्ट को दिया गया था किसके द्वारा, बताओ? इरविंग फिशर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? फिशर भाई साहब के द्वारा दिया गया था। और हमने क्या बोला था, अभी पहले ही हमने समझाने के लिए बोल दिया था कि इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा बेटा? ट्रांजैक्शन बेस्ड की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन बेस्ड की बात करेंगे। तो कहता है कि एरविन फिशर ने कहा था कि डिमांड फॉर मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। क्योंकि भाई हमें अगर मार्केट में कुछ भी खरीदना है, अगर हमें मार्केट में कुछ भी खरीदना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पैसों का होना जरूरी है। और ये बात इन्होंने बताई थी बेटा 1911 ईस्वी में। कब बताई गई थी ये बातें हमारी? 1911 ईस्वी में, जब उन्होंने बुक लिखा था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। बेटा याद है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में हमने जो बताया था कि जो केंज ने कौन सी बुक लिखी थी? जेएम किंज ने कौन सी बुक लिखी थी? क्या? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बोला था या नहीं बोला था? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड, कब? 1930। तो याद नहीं रखोगे ये सब चीजें। तो मनी शब्द आया ना, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट वाला तो हमने एम्प्लॉयमेंट थ्योरी में पढ़ लिया था, और मनी और इंटरेस्ट का काम अब यहां पर बनेगा ही नहीं बनेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो हमारा ये एम्प्लॉयमेंट थ्योरी वाला ही है, जेएम किंज है। इसी की बात यहां पर ज्यादा होती है। तो चलिए 1911 में जब इरविन फिशर साहब ने अपनी बुक लिखी थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो देखो नाम में ही क्या लिखा हुआ है बेटा? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब आसान शब्दों में क्या समझाया था? औकात। परचेजिंग पावर का मतलब क्या हुआ था? औकात। इसका मतलब हमारी खरीदने की शक्ति। तो हमारी खरीदने की शक्ति, तो ये तो पैसों के बदौलत ही ना देखा जाएगा भाई। तो इसलिए वहां पर क्या होगा हमारा? ट्रांजैक्शन बेस्ड की बात करेंगे। किसके बेसिस पे बात करेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन बेस्ड पर बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसके अंतर्गत, चेंजेज इन जनरल लेवल ऑफ। देखो कंसेप्ट में उतना ही था जो ऊपर बता दिया था, बस ये थोड़ा सा लिख ले रहे हम लोग। कॉमोडिटी प्राइसेज और चेंजेज इन वैल्यू और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर determined first and foremost by change in the quantity of money in circulation। भाई जितना ज्यादा हम लोग किसकी बात करेंगे? परचेजिंग पावर को, उतना ही ज्यादा मनी सर्कुलेशन में बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? वैल्यू चेंज होगा। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा हमारा? वैल्यू चेंज होगा। कहता है
फिशर्स वर्जन also termed as इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, क्या नाम देंगे बेटा, और ट्रांजैक्शन अप्रोच। फिशर भाई साहब ने एक इक्वेशन दिया, ठीक है, उस इक्वेशन को हम लोग किस नाम से जानते बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज या ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो ट्रांजैक्शन तो चूंकि हमने बोला है कि जब खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन ही होगा, मेन नाम क्या देंगे बेटा उसको, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। किस नाम से जानेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो अब ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या था, तो इसमें कहता है एमवी इज इक्वल टू पीटी। याद होगा पिछली क्लास में हमने ये नाम लिया हुआ था, mv इज इक्वल टू पीटी, और फिर इसी में उसने आगे चल के थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया था, mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल टू क्या कर दिया था, पीटी कर दिया था। तो शुरुआत में अभी उसने क्या बोला, mv इज इक्वल टू पीटी। अब भैया सबका मतलब क्या क्या, तो देख लो, m का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, टोटल मनी इन सर्कुलेशन। और बेटा जब भी टोटल मनी इन सर्कुलेशन लेंगे ना, ये हमेशा एवरेज बेस्ड होगा, ये हमेशा क्या होगा, एवरेज बेस्ड होगा। जी मालिक, और वी का लिख लीजिएगा बेटा, ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा वेग, गति, भाई कितनी गति से वो हो रहा है, मतलब कितनी बार हो रहा है, उन चीजों को, नंबर ऑफ टर्म्स की बात हम लोग यहां पर करेंगे। पी का मतलब है बेटा एवरेज प्राइस लेवल, और टी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब देखो बेटा यहां भी ट्रांजैक्शंस लिखा है, यहां भी, यहां पे हमने लिखा है नंबर और यहां पर लिखा है वेलोसिटी, दो अलग अलग चीज है, ठीक है। ओके, अब देखो फिशर साहब ने तो ये कंसेप्ट दे दिया कि एम बी इज इक्वल टू पी टी, लेकिन ये तो कंसेप्ट था 1911 ईस्वी का, 1911 के आसपास ये कंसेप्ट था। अब क्या हुआ कि इसके बाद फिर कुछ और भी इकोनॉमिस्ट आए, तो उन्होंने क्या करा, टी को हटा के वहां पर वाई शब्द लेकर के आ गया था। अब आगे उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, टी को हटा करके क्या हो गया था, वाई शब्द के, और वाई का मतलब यहां पे है रियल आउटपुट, वाई का मतलब यहां पर क्या होगा, रियल आउटपुट। तो बाद में इसको क्या हो गया था कि टी को हटा करके वाई, लेकिन चूंकि फिशर में तो इसकी गणना नहीं है ना, फिशर तो किस पर था, पीटी के ऊपर ही डिपेंड था। फिशर ने किसकी बात बताई थी कि एम बी इज इक्वल टू पीटी, तो यहां पर नहीं लिखना, बट लेकिन अगर समझने के लिए ये ध्यान में रखना कि जो बाद में इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने टी की जगह को किससे रिप्लेस कर दिया था, वाई की जगह, वाई से रिप्लेस किया था, और वाई का मतलब क्या था हमारा, रियल आउटपुट। चलिए यहां तक लिख लिया सबने, नो सर, जल्दी करो।
हो गया? बोलो जल्दी। यहां नोट करके लिख लेना बेटा। कुछ समय के बाद कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या किया था बेटा, टी को हटा करके वहां पर क्या लेके आ गए थे, रियल आउटपुट। लेकिन हमने ये भी आपको बताया था कि भाई फिशर ने खुद ही अपने फॉर्मूले में बदलाव करा है कि नहीं? तो लिखिएगा, आफ्टर सम टाइम फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन। कुछ समय के बाद फिशर ने क्या किया बेटा, अपने इक्वेशन को एक्सटेंड किया। इक्वेशन क्या था, एम वी इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा था बेटा, पीटी। एम वी इज इक्वल टू क्या लिखा था, पीटी। अब यहां पर उसने ऐड कर दिया एम डैश वी डैश। क्या कर दिया यहां पर, एम डैश वी डैश। तो ये जो एम वी प्लस एम डैश वी डैश है, इसको बोला जाता है बेटा सप्लाई ऑफ मनी। इसको क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ मनी। अच्छा बेटा एक वो बता, अगर सप्लाई ऑफ मनी है तो इसका मतलब जो है, बेटा बुक ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सप्लाई ऑफ मनी है, इक्वल है, तो ये क्या होगा बेटा हमारा, डिमांड ऑफ मनी या डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एम बी प्लस एम डैश वी डैश हमारा क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी, और पीटी हमारा क्या हो गया बेटा, डिमांड ऑफ मनी। तो ये जो एम डैश यहां लिखे हैं इसको कहते हैं बेटा डिमांड डिपॉजिट्स। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, डिमांड डिपॉजिट, या इसी को कहते हैं बेटा ट्रांसफर डिपॉजिट। और ये जो वी डैश है, वेलोसिटी, भाई अगर डिमांड डिपॉजिट है तो उसी की वेलोसिटी की बात करेंगे ना, तो वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। एम डैश हमारा क्या हो गया, डिमांड डिपॉजिट या ट्रांसफर डिपॉजिट, और वी डैश हमारा क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कहता है वेलोसिटी ऑफ मनी, जी ऊपर, और क्या, हाँ बस रटना है और कुछ नहीं करना है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। प्रैक्टिकल आएगा केंजियन वाले से, तो वहां पे करके देखेंगे एग्जाम्पल भी हम लोग। रट्टा लगाना है कि जितना डिमांड होगा उतना ही तो सप्लाई होगा ना, तो डिमांड ऑफ मनी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी के बराबर होगा, क्योंकि यहां तो सिर्फ ट्रांजेक्शन बेस पे है, पैसा कमाया खर्च किया, पैसा कमाया खर्च किया, बचत उचत का कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अब जो आएगा ना, अभी जो सेकेंड मेथड पढ़ेंगे उसमें अब आएगा कि बचत भी तो करना है। जैसे मान लो 100 रुपए कमाया और हमने बोला ना भैया इसमें से 40 ही रुपए खर्च करना है, 60 रुपए बचाना भी है, तो अब उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो ट्रांजेक्शन कितना 40% होगा ना, तो वहां पर एक नया शब्द आ जाएगा के, ठीक है ना, कि कितना परसेंट हम लोग खर्च कर रहे हैं, क्या हमारा स्लोप है, उसकी बात करेंगे, तो वो आएगा दूसरे में।
ठीक है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड पर है, पैसा आया खर्चा किया बात खत्म है, ना कुछ भी सेविंग का सोच रहे हैं, ना कुछ भी फ्यूचर के लिए सोच रहे, कुछ भी देखना ही नहीं है। ठीक है, अभी ये इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, हो गया युवराज। कहता है वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड velocity of क्रेडिट मनी, अर्थात इसी को हम लोग ऊपर में क्या नाम दिया था, डिमांड डिपॉजिट्स, वी डैश रिमेन कांस्टेंट, कि ये जो ऊपर हमने यहां पर क्या लिखा था वी, और यहां पर क्या लिखा था वी डैश, इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहता है t इज ए फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम एंड सिंस Fisher assumed the full employment levels in the economy, T also remain constant इन शॉर्ट रन। देखो v और v डैश तो हमारा कांस्टेंट हो गया। अब फिशर कहता है कि हम मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में क्या है बेटा, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अब कोई किसी भी तरीके का कोई बदलाव होगा क्या, नहीं ना, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अब बदलाव की जरूरत ही नहीं है, तो उस केस में हमारा टी भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और जब भी हम बात करते तो हमेशा शॉर्ट रन की बात करते, लॉन्ग रन के नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है। आ रहे बेटा, उस पर आएंगे, अभी रुकना, वी के बारे में अच्छे से बात कर लेंगे। कहां पर बेटा, फिशर एज्यूम द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो इसमें वेलोसिटी कभी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो उसी तरीके से यहां पर हमारा टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा ही नहीं। तो ऊपर में हमने देखा था v और v डैश भी कांस्टेंट, जो हमारा वेलोसिटी था वो भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कि जो भी मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी थी वो भी कांस्टेंट, और जो डिमांड डिपॉजिट की वेलोसिटी थी वो भी कांस्टेंट, और साथ ही साथ हमारा टी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये तो हमारी थी पहली मेथड जिसमें हमने क्लासिकल थ्योरी, तो देखा ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड बात हुई है, नहीं हुई है, किसी और तरीके की हमने तो बात नहीं करी। हमने तो ये नहीं बोली कि भाई आगे हमें भविष्य के लिए कुछ सोच करके रखने की जरूरत है, ऐसी तो हमने बात नहीं करी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसको देख रहे हैं कि भैया पैसा आया, खर्च करो, क्या तुमने खर्च किया है, इसके बेसिस पे ये बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ क्लासिकल अप्रोच को हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच के नाम अनुसार, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें होती है, बाकी और कुछ भी नहीं देखा जाता। ये था हमारा बेटा कौन सा, पहला मेथड। ये कौन सा था हमारा, पहला, क्योंकि थ्योरीज के अंतर्गत कितने बताए हमने, 3 बात बताई है, और 3 में से पहला हमारा कौन सा आ गया, क्लासिकल, किसके द्वारा दिया गया, इरविंग फिशर के द्वारा। ओके, चलिए सेकंड वाला अब कोशिश करते हैं आज खत्म हो जाए। सेकंड हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। चलिए सेकंड नंबर,
कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच। बेटा ये जो कैम्ब्रिज अप्रोच है इसको हम लोग कहते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच। तो देखो फिशर भाई साहब ने क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बेसिस पे बात करेंगे बेटा, ट्रांजैक्शन बेस्ड पे बात करेंगे। लेकिन उन्हीं के कंसेप्ट में हमने आगे ये बात करी थी कि कुछ समय के बाद टी को रिप्लेस करके इकोनॉमिस्ट ने क्या कर दिया था, वाई कर दिया था ना। तो अब यहां पर हम लोग जरा पढ़ लेते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच के अंतर्गत। तो कहता है बेटा कि ये कंसेप्ट आया था अर्ली 90s में, ठीक है, अर्थात वही 1911 के बाद के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई डेट ऐसा मेंशन नहीं था। अब इस केस में क्या हुआ कि यहां पर 4 इकोनॉमिस्ट मिल गए। यहां पर क्या हो गया, होता है कि कोई भी होता है तो सभी मिलकर के एक निर्णय लेते हैं। तो 4 इकोनॉमिस्ट यहां पर मिल गए। पहला एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल कौन थे पता है? जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा होगा उसको पता होगा मार्शल भाई साहब कौन थे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कुछ दिन में समझ जाएंगे मार्शल भाई साहब कौन थे। पहला हो गए एल्फ्रेड, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए दूसरा था बेटा एसी पिगो। भाई जब एल्फ्रेड मार्शल आया तो उसका सपोर्टर कैसे छूट सकता है भाई, याद है ना कि लिखवाया था ना कि एल्फ्रेड मार्शल को किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था, एसी पिगो के द्वारा। तो ये कैसे छूट जाएगा। तीसरा नाम अभी नहीं लिखता हूं, पहले चौथा, क्योंकि पहले जो सुना हुआ है वो लिख लेने से ज्यादा आ जाता है। जे एम केन्ज। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 3 नाम तो आपने सुना हुआ है, और तीनों के कुछ ना कुछ जो काम है और हरकतें इसको भी हमने ऊपर पढ़ा या नहीं पढ़ा है। जे एम केन्ज का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ा, एसी पिगो और एल्फ्रेड मार्शल का हम लोगों ने वेलफेयर व्यू पॉइंट पढ़ा है कि नहीं। इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस, याद है कि नहीं कुछ। चलिए, और तीसरे जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम है डी एच रॉबर्टसन। ये एक नाम थोड़ा सा नया नया था जो अभी तक नहीं देखे थे। तो ये चारों इकोनॉमिस्ट भाई साहब ने क्या करा है, यहां पर काम करा हुआ है। अब देख रहे हो केन्ज यहां भी इन्वॉल्व हो गया ना, केन्ज यहां भी इन्वॉल्व हो गया। और तीसरा मेथड को लिखा ही किस नाम से था बेटा, हमने क्या लिखा था। तो इसका मतलब केन्ज भाई साहब यहां साथ साथ भी है और बाद में अलग भी होकर अपना काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले साथ साथ वाला में थोड़ा सा इसका सहूलियत देख लेते हैं और बाद में आगे भी देख लेंगे हम लोग। चल रह गया, ओके धन्यवाद। तो ये जो कैम्ब्रिज अप्रोच है बेटा, कैम्ब्रिज अप्रोच किस किस ने मिलकर के दिया था, एल्फ्रेड मार्शल, एसी पिगो, डीएच रॉबर्टसन और जेएम किंज, इन चारों ने मिलकर बताया था। और ये जो जेएम किंज वाला है ना बेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। वो तो लिखेंगे ही तो वहां पे देख लेंगे हम लोग जब तीसरा मेथड करेंगे, ठीक है। तो किंज वाला जो कंसेप्ट होगा उसको जरूर फोकस करना, क्योंकि हमने बोला था इस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम आएगा जेएम किंज में से, जो तीसरा इसका मेथड होगा। चल, तो ये जो कैम्ब्रिज वाला हमारा कंसेप्ट था, इसने बोला कि देखो
एकदम छोटू सा कंसेप्ट है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। बोला कि देखो, काम करते हो, नो डाउट, पैसा चाहिए, जी हां चाहिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने के लिए तो पैसों का होना जरूरी है। उसके बिना पैसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा हुआ था। तो बोला कि देखो, खर्चा पानी करने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन एक वो बताओ, बाय चांस अगर आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे जो है अपने भविष्य निधि के लिए बचा के रखना चाहिए या नहीं चाहिए चाहिए? भाई फ्यूचर प्लानिंग के लिए या फ्यूचर कोई भी काम हो उसके लिए करते ही नहीं करते? भाई माँ बाप आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे तो उन्होंने जरूर उतना धीरे धीरे करके सेविंग किया होगा कि भाई हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, है कि नहीं? भले ही बाद में बच्चे बोल देते कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है, वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप जितना करते हैं उतना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना भाई, कोई नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो है, हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचा करके यहां पर काम करेंगे। मतलब एक तरीके से हम अपने लिए एक सिक्योरिटी बना लेते हैं, एक हम अपने लिए क्या करते हैं, एक अपना रक्षा कवच, सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तो वो कंसेप्ट हमारा किसके अंतर्गत आएगा? देखो नाम ही क्या लिखा था कैम्ब्रिज के नीचे, कैश बैलेंस, मतलब पैसा बचाना भी है ना, बचाना है या नहीं है? कैश बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या हो गया? पैसा बचाने की बात। मतलब जो हम कमाए हैं वो पूरे का पूरे खर्च नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं, सेविंग की भी बात करते हैं यहां पर। तो चलिए जरा इस कंसेप्ट के अंतर्गत लिखते हैं। यहां तक तो हो गया ना सबका? लिखिएगा, कैम्ब्रिज अप्रोच holds the view that money increases utility in the following ways। कितने बताए थे हमने बेटा? अभी अभी नाम लिया है, कितने? अरे दो ही तो बोला रे बुर्बक, ट्रांजैक्शन और बचत के लिए। अरे कितनी बार चिल्ला दिया, फिर भी वही बात है। कितना बोला था अभी? दो ही चीज तो करते हैं, एक हमारा ट्रांजैक्शन और दूसरा हमारा प्रिकॉशन। यही तो दो हो सकता है ना, कि भाई खर्चा भी करेंगे और अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचत भी करके हम लोग देखेंगे, बचत की भी बात करेंगे। तो पहला लिख लेते हैं बेटा, इनेबलिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ स्प्लिट अप ऑफ सेल एंड परचेज। enabling the possibilities of split up sale and, बेटा देखो क्या लिखा यहां पर हमने, सेल एंड, और सेल एंड परचेज को ही ऊपर में क्या नाम दिया था बेटा हमने? ट्रांजैक्शन नाम नहीं दिया था हमने। तो इसका मतलब पहला तो हमारा हो गया ट्रांजैक्शंस के लिए, पहला हमारा किसके लिए हो गया बेटा? ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि बिना बचत के तो काम हमारा चलेगा नहीं, बिना बचत के काम चलेगा नहीं। अब देखना यहां पर पुराने जमाने से अब थोड़ा सा बदलाव है। देखो पुराने जमाने में आपने लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या है कि जैसे मान लो दो लोग हैं, आपको कुछ और चीजों की जरूरत है, सामने वाले को कुछ और चीजों की जरूरत है। जो बी को जरूरत है वो ए के पास है, और जो ए को जरूरत है वो किसके पास है? तो एक दूसरे के पास जाता है, मिलता है और फिर उसको क्या करता है? एक्सचेंज करता है। यही होता था ना। लेकिन अब ऐसा होता है क्या? अब ऐसा होता है, आप जाते हो दुकान पे, अंकल जी आपके दुकान में क्या खत्म है बताओ, वो मेरे पास है, मुझे चीनी चाहिए। होगा ऐसा क्या? नहीं भाई। अब क्या होता है, पैसवा देते हो और
तो यहां पर अब बार्टर सिस्टम की किसी भी तरीके की कोई बात नहीं होती, सिर्फ किसकी बात होती है, ट्रांजैक्शन बेस्ड बातें होती है। किसकी बातें होती है बेटा, ट्रांजैक्शन। भाई सेल एंड स्प्लिट अप का मतलब यही होता है कि अब यहां पे बार्टर सिस्टम वाला बात नहीं है, पैसा दो बात खत्म। स्प्लिट अप का मतलब यही होता है। और दूसरा हमने क्या बोला था बेटा, प्रिकॉशन के लिए काम करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे बीइंग ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। भाई अगर कोई भी ऐसी चीज हो जाए अकस्मात जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी हमको बचा के रखना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए भी प्रोविजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भाई उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है ना। आप देखते हो ना कि घर वाले सेविंग क्यों करते हैं, कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई दिक्कतें नहीं आ जाए, उन सब चीजों के लिए खर्चे के लिए प्रोविजन करके रखा जाता है ना भाई। ये तो आप लोग नॉर्मल अकाउंट्स के कंसेप्ट में पढ़ते ही थे। तो उसी को इकोनॉमिक लैंग्वेज में हमने कह दिया कि क्या करते हैं हम लोग बेटा, कि आगे हमारे पास इस तरीके की कोई भी अनसर्टेनिटीज हो सकती है, उसके लिए पैसे से हम लोगों को क्या करना होगा बेटा। तो यहां हेज का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क और लॉस, कि कोई भी लॉस हो, कोई भी रिस्क हो, उन सब चीजों के लिए क्या करना होगा, हमें प्रोटेक्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी, बचाव की जरूरत होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बचाव की जरूरत होगी, तभी तो काम हो पाएगा। तो पहले वाले में एक कंसेप्ट था सिर्फ और सिर्फ कौन सा, ट्रांजैक्शन बेस्ड। अब दो कंसेप्ट आ गए, ट्रांजैक्शन भी और प्रिकॉशन बेस्ड भी, कि भाई हमें खर्च भी करना है, ट्रांजैक्शन के लिए भी चाहिए, और साथ ही साथ भविष्य में कोई ऐसी अचानक से कोई दिक्कत ना आ जाए, उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, बचा के रखने की जरूरत पड़ेगी, बचा के रखना पड़ेगा। तो अगर कैम्ब्रिज के अंतर्गत बात करेंगे तो यही दो चीजें होंगी या नहीं होगी बेटा। कैम्ब्रिज के अंतर्गत क्या हो गया, दो चीज। फिर केंजियन में एक और बढ़ जाएगा, एक्सपेकुलेशन। ठीक है, उसी तरह जिस तरीके से ऑर्डर है उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, कि इरविन वाले में एक सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन बेस्ड, कैम्ब्रिज वाले में दो, ट्रांजैक्शंस भी और अनसर्टेनिटीज के लिए प्रोविजंस भी। और तीसरा वाला जब केंजियन पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, कि ट्रांजैक्शन भी आएगा, प्रिकॉशन भी आएगा और एक्सपेकुलेशन भी आएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आएंगे। तो कहता है हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड। भाई ये जो हम ऊपर दो काम कर रहे हैं, ये जो हम ऊपर दो काम कर रहे हैं, इसके लिए पैसों की जरूरत होगी या नहीं होगी। बिना पैसे का काम चलेगा क्या। हाँ बेटा, आसान शब्दों में समझने के लिए बोल सकते सेविंग, लेकिन ये सेविंग उस तरीके का है जो फ्यूचर में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए, या किसी भी तरीके का कोई रिस्क होगा तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग बनाते हैं, वो फंड जनरेट करते हैं। तो देखो बेटा, अब ये जो दो काम होगा तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ पैसों की आवश्यकता होगी ना, कुछ ना कुछ पैसों की तो जरूरत होगी। तो वही हमने लिखा कि हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड, कितना पैसा हमको अब चाहिए होगा, कितना जरूरत होगा, इसी की बात करेंगे। तो पहले हमने पीटी लिखा था ना बेटा, अब यहां पर आ जाता है के पी वाई। क्या आ जाएगा हमारा यहां पर, क्योंकि याद होगा हमने बोला था टी को रिप्लेस करके क्या आ गया था, वाई, और हमने क्या बोला था, एक फिक्स परसेंट ही हम लोग खर्च कर पाएंगे ना, कुछ ना कुछ बचाना भी है ना, तो एक परसेंटेज फिक्स कर पाएंगे, तो उसको हमने क्या बोला था, के नाम से डिनोट कर देंगे हम लोग। तो अब यहां पर आगे चल के एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम लोग लिखेंगे के पी वाई। के का मतलब कितना परसेंटेज हमारे एक्सपेंडिचर के अंतर्गत है, ट्रांजेक्शन्स के लिए कितना रखे, खर्च करने के लिए कितना रखे हमने, और पी तो हमारा प्राइस लेवल ही आ गया, और वाई को हमने रियल आउटपुट लिखा ही लिखा था। तो चलिए जरा इसमें लिखते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे केपीवाई की। कहता है इट डिपेंड्स partly on income and
partly on other factors like wealth, interest rates, etc. बेटा याद है हमने सेविंग के लिए एक फॉर्मूला बताया था या एक डेफिनेशन उसका दिया था। सेविंग किसको कहते हैं? जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा था वो बताएंगे। सेविंग किसको कहते हैं? अनस्पेंट इनकम या सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करो बेटा। सेविंग क्या बोला था हमने? अनस्पेंट इनकम या सेक्रीफाइस ऑफ करंट। पहला वाला जो मेथड था उसने बोला था पैसा कमाओ और उड़ाओ। पहला वाला का तो यही था ना भाई कि उनका मेन मोटिव किसके लिए था? ट्रांजैक्शन। कहीं पर कोई सेविंग वगैरह की तो बात नहीं थी। लेकिन अब क्या कहता है? ना ना, तुम अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो तुम इसमें से खर्च क्या करो, कम से कम कितना कर सकते हो ये। तो ये हमारा जो खर्च वाला काम है ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो भाई हमारी इनकम कितनी है उसके बेसिस पे। अब भाई एक वो बता, जो जिसका इनकम ही 10,000 रुपए मंथली हो, क्या वो 50,000 महीने का बचा कर सकता है? क्या संभव है? नहीं। लेकिन जिसका इनकम 10 लाख रुपए होगा वो तो 50,000 आराम से बचा ही सकता है ना। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख तो बचा ही सकता है आराम से। तो जितना ज्यादा इनकम होगा उसके बेसिस पर डिपेंड होगा ना, है ना? क्योंकि जितना इनकम उतना ज्यादा खर्च, उसी अनुसार सेविंग भी होगा हमारा। और साथ ही साथ बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इनकम ज्यादा नहीं हो लेकिन जमींदार हो तो क्या संपत्ति है, कितना चीजें हैं, उसके बेसिस पर भी बात होती है नहीं होती बेटा। आप देखते हो ना गांव घर में जो है कुछ ना कुछ गांव में एक आध ऐसे जमींदार होते हैं जो कि एकदम बहुत रईस होते हैं। भाई भले ही सबके सब बेरोजगार हैं, काम चल रहा है खेती बाड़ी से ही, लेकिन ठाठ वाट में कोई कमी होती है। तो ये किसके बेसिस पर हो रहा है बेटा? वेल्थ बेसिस पर ना। अब मान लो कोई है 50 दुकान बना करके रेंट पे लगा रखा है, तो इनकम हो रहा है ना भाई, लेकिन वो तो उसकी वेल्थ है ना, उससे वेल्थ से ना जनरेट हो रहा है हमारा। तो हम इसलिए कहते हैं कि क्या उसका इनकम लेवल है उसके बेसिस पे, क्या उसका वेल्थ है, या पैसा जमा कर रखा है तो वहां से इंटरेस्ट भी आएगा ना। बहुत सारे का गांव घर में तो बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चलता है ब्याज पर पैसे दे करके। भाई 3% 4% पर मंथ के रेट पर क्या करता है, जरूरतमंदों को दे देता है और उसी से एकदम रईसी जिंदगी जी लेता है या नहीं जी लेता। तो ये सब भी क्या होगा, कहीं ना कहीं उस मनी डिमांड को बताएगा ही नहीं बताएगा। तो वही लिखा गया कि इट डिपेंड्स पार्टली ऑन इनकम एंड पार्टली ऑन अदर्स फैक्टर्स लाइक वेल्थ, इंटरेस्ट रेट्स एंड एटसेट्रा। कहता है बेटा बात ना करो, द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज। भाई पहले भी इक्वेशन लिखा था, अब भी लिखना पड़ेगा। MD इज इक्वल टू, बेटा MD मतलब क्या होगा? मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी, है ना। डी से डिमांड को ही तो डिनोट कर रहे हैं हम लोग, और M हमारा किन चीजों को कर रहा है? मनी। तो मनी डिमांड कह दो या डिमांड फॉर मनी। क्या लिखा था बेटा? KPY। पहले सिर्फ PT लिखते थे ना हम लोग, के आ नहीं सकता था क्योंकि वहां पर तो हम बचत की ऐसी कोई बात कर नहीं रखते थे। ऐसा तो कोई शब्द हमने यूज नहीं किया था ना कि भाई कितना खर्च करना है इसमें से, तो वो तो हम लोग देख नहीं रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बातें कर रहे थे बेटा? P और T की बात कर रहे थे वहां पे, और T को ही रिप्लेस करके क्या आ गया हमारा? Y। और K अब क्या हो गया कि कितना खर्च हम लोग कर रहे हैं, कितना खर्च हम लोग कर रहे हैं, वो किस चीजों को डिनोट करेगा? K को डिनोट करेगा। ओके, तो ये समझ आ रहे? तो चलिए जनाब, MD हमारा क्या हो गया? डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांड। चलिए जी, पहले हम लोग Y को लिख लेते हैं। Y किन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा बताओ? रियल आउटपुट ना, ऊपर लिखवाया था हमने, रियल
आउटपुट, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। फिर उसके बाद पी तो हमारा क्या था बेटा, एवरेज प्राइस लेवल ना, है ना, एवरेज प्राइस लेवल। और के हमारा क्या होगा बेटा, बताओ, कहता है प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट्स टू होल्ड। भाई कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात यहां पर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो एमडी क्या हो गया हमारा, डिमांड फॉर मनी। वाई हमारा किन चीजों को शो करेगा, रियल आउटपुट। पी हमारा किन चीजों को वो करेगा शो बेटा, एवरेज प्राइस लेवल। और के हमारा प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग आगे चल के नाम दे देंगे, ये यहीं पे लिख लो बेटा स्लोप, स्लोप से ज्यादा समझ में आ जाएगा। हो गया, लिखिएगा बेटा, दिस के इज, और बेटा बात नहीं, ऑल्सो नोन एज कैम्ब्रिज के। बेटा बात ना करो, इट इज ए पैरामीटर reflecting economic structure and monetary habits, namely the ratio of total transaction to income and the ratio of desired money balances to total transaction। तो अभी जरा हम लोग के की ही बात करेंगे, के ऊपर ही हम लोग इक्वेशन को भी पूरा सॉल्व करके देखेंगे। बेटा मान लो कि आपके पास जो रियल आउटपुट दे रखा है, रियल आउटपुट दे रखा है बेटा 1000 यूनिट्स, ठीक है। जो हमारे पास करंट प्राइसेज दे रखा है, करंट प्राइसेज मान लेते हैं बेटा दे रखा है ₹20 पर यूनिट। तो इससे बता सकते हो बेटा कि हमारा नॉमिनल इनकम कितना होगा, तो लिखिएगा नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू, नीचे कर रहा हूं, नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू रियल आउटपुट इनटू क्या, करंट प्राइसेज ना बेटा,
तो ये हो गया बेटा हमारा आउटपुट Y, प्राइसेज P। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बेटा, नॉमिनल इनकम PY। नॉमिनल इनकम क्या हो गया हमारा, PY। तो ये जो यहां पर हमने लिखा हुआ है, तो ये कंबाइंड PY को हम लोग कह सकते हैं बेटा नॉमिनल इनकम। अरे रोकना रे, बोल सकते हैं PY को हम लोग नॉमिनल इनकम। तो ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। चलो नोट करो, तो अत्य सर सर शुरू हो जाता है। रियल आउटपुट, अरे एग्जांपल लिखा है बेटा, इजी डैश लिखा है हमने। हो गया बेटा, ऊपर वाला तो लिख ही लिया था ना, नहीं? हो जाए तो बता देना। हो गया? तो बेटा एक वो बता, चल पेज बदलना ही पे हटा दो फिर। 1000 यूनिट्स और 20 के रेट से माना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अभी पेज चेंज करूंगा तो फिर ध्यान रखना। तो बेटा एक वो बताओ, अगर हम लोग यहां पर नॉमिनल इनकम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, नॉमिनल इनकम निकाल रहे हैं, तो कितना यूनिट था बेटा, 1000 यूनिट था ना, और रेट कितना था, कितना आ गया बेटा नॉमिनल इनकम, 20,000 रुपए। अब देखो जरा यहां पर कुछ, अब हम लोग यहां पर बाइफरकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो 20,000 इनकम हुआ है, इसमें से तुम मान के चलो कि हम चाहते हैं कि कुछ पैसा हम क्या करें, होल्ड करके रखें, कैश बैलेंस। तो मान लेते हैं कि अगर हमने कैश बैलेंस की बात करी, तो हमने बोला कि 80% हमारा कैश बैलेंस हो जाए। तो अगर 80% माना तो कितना हो गया बेटा, 16,000 हमारा क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस 16,000 हमारा क्या हो गया। तो अब जरा यहां पर लिखिएगा, तो ये हमारा कितना हो गया, 80% ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही हमारा क्या है बेटा, के है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। अब देखो के कितना लिया था हमने, 80%, और पी वाई हमारा कितना दे रखा है,
तो 80% ऑफ 20,000 क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 16,000। क्या आ रहा है हमारे पास? तो ये 80% ही हमारा किन चीजों को डिनोट करेगा? के। और पी वाई तो हमारा क्या था? तो आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं पी और वाई को मल्टीपल के, या नहीं तो ऊपर में ही अगर नॉमिनल इनकम निकाल ले तब भी हम अगर नॉमिनल इनकम में मल्टीपल कर दें के को, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसने आएगी? डिमांड फॉर मनी की आ जाएगी। तो डिमांड फॉर मनी हमारा क्या हो गया बेटा? ये 16,000 हमारा क्या हो गया? एमडी ही तो हुआ। तो ऐसे हम लोगों को डिमांड फॉर मनी निकालना है। तो ऊपर हमने दिखा दिया था कि देखो डायरेक्ट हमने इसमें से क्या करा, 16,000 अलग कर लिया और 4,000 हमने क्या कर दिया बेटा यहां पे खर्च कर लिया। हो सकता ही नहीं। तो होल्ड कितना हुआ? तो 20,000 का में से कितना है? 16,000 ना। तो 16,000 डिवाइड में 20,000 इंटू परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना। कितना आ रहा है बेटा? क्या डेफिनेशन जो ऊपर के का लिखे थे यही निकाला था क्या हम लोगों ने? प्रोपोर्शन ऑफ लिखा था क्या? ठीक है। अगर 100 से मल्टीपल नहीं करेंगे तो सीधा आ जाएगा 0.8 खर्च कर रहे, 0.82 हमारा क्या हो गया? बैलेंस। और 0.2 क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। ओके। तो एमडी बराबर याद रख लोगे केपीवाई। बोलो। पर मजा तो फिर भी ना आवेगा। अरे अभी कहां से, अभी तो बहुत टाइम है। जी सर। नीचे और क्या हुआ? नींद आ रही है? बहुत नींद आ रही है। सुबह 4 बजे उठना सीखो, ज्यादा सही रहेगा। टारगेट ये लो कि रात में इन एनी हाउ 11 बजे तक सो जाना है। नींद इसलिए नहीं आता ना बेटा क्योंकि हाथ में मोबाइल होता है। कभी किसी दिन ये कोशिश करो मोबाइल ऑफ करके रख देना और लाइट वाइट बंद करो, देखो क्या मस्त नींद आती है। हमें बोलो, जब बोलोगे मैं 5 मिनट के अंदर सो सकता हूं, चाहे दिन हो या रात हो। कितनी ही बार ऐसा होता है कि जैसे मैं क्लास में लिख देता हूं ना, या बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं आराम से ऐसे करके सो जाता हूं। मेरी उम्र नहीं, तुमसे भी 2-4 साल छोटा ही होऊंगा। 17 रे, 17। चलो चलो हो गया यहां तक। तब इसमें सारे ही बच्चे हमसे बड़े होंगे, छोटे कोई हैं ही नहीं। नहीं, कभी कभी होता है जब मैं टेस्ट वगैरह लेता हूं ना या क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए, मैं आराम से नींद मार लेता हूं। चलो जी, पर फील तो यहां पर आएगा नहीं बेटा। अब इसी का एक छोटू सा बस ग्राफ बना ले और काम करते हैं हम लोग आगे। अब तीसरा मेथड जल्दी से कंप्लीट करना है, आज कोशिश करते हैं हम लोग। हो नहीं पाएगा ये अलग बात है। नहीं बेटा अभी समय है तो छोड़ तो सकता नहीं ना, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो ज्यादा सही है ना। लिखिएगा बेटा, एमडी इज इक्वल टू, और ये जो गैप है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? के। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा? नॉमिनल इनकम, और यहां पर डिमांड फॉर मनी। ठीक है भाई, जैसे जैसे नॉमिनल इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एमडी भी बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे हमारा नॉमिनल इनकम बढ़ता जाएगा तो एमडी भी क्या होता जाएगा? हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। चलिए
क्यों बेटा 0.2 हमारा बचा क्या? वही तो बचा जो ट्रांजैक्शन के लिए मनी है। अगर 0.8 हमने कैश बैलेंस लिया है तो 0.2 एक्सपेंडिचर ही तो है। हो गया। और मेथड नंबर थर्ड का कंसेप्ट नंबर थर्ड, केंजियन थ्योरी। नहीं नहीं, थोड़ा जितना होगा उतना करवा दूंगा ना। समय का सदुपयोग करना सीखें। अरे ज्यादा भरत मिलाप यहां ना करो। हो गया? अरे बोलो। देखो नहीं नहीं करके टाइम पास मत करो। चलो बेटा कंसेप्ट नंबर थर्ड, जल्दी कर बेटा। के को ऊपर मैंने स्लोप शब्द नाम दे दिया था ना, स्लोप लिखवा दिया था ना। ठीक है, और यहां पर हमने लिख भी दिया था, देख रहे हो ना। इसको अगर चाहो तो लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो के इज इक्वल टू एम डी डिवाइड में पी वाई, तो लिखा है ना बेटा हमने। 16,000 डिवाइड में 20,000 क्या लिखा था हमने? एम डी बाई पी वाई तो लिखा है हमने। तो ये के का भी फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी बाई चांस अगर पूछ दे तो लिख लो कि के बराबर एम डी बाई पी वाई, जो हमने ऊपर में लिखा है कि जो हमारी मनी डिमांड है और जो हमारा नॉमिनल इनकम है, इन दोनों का जो प्रोपोर्शनल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। ओके, जी सर। माना है बेटा, वो हमने एज्यूम करा कि भाई हम जितना कमा रहे हैं उसमें से 20% खर्च करेंगे, 80% बचा के रखेंगे। वो माना है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत है। तुम 30% ही ले लेना, कोई एतराज नहीं है। हो गया? चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग थर्ड कंसेप्ट, द केंजियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। बेटा बेसिक कंसेप्ट में तो हमने समझा ही रखा है क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। ट्रांजैक्शंस भी, प्रिकॉशन भी, और अब एक नया नाम आ जाएगा एक्सपेकुलेशन। ठीक है, कि तीनों चीज एक बात होंगी ना, खर्च भी, बचत भी, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलग से रखना पड़ेगा ना हमको। भाई कुछ ना कुछ तो हम लोग ग्रोथ की बात सोचेंगे हम लोग, तो उसकी बात भी हम लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। और सबसे लेंदी प्रोसेस जो है बस इसी का है। तो थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कल के पौने घंटे में खत्म कर लेंगे हम लोग। अरे बेटा 2 घंटे में इसी को खाली करें। चलो बेटा, तो लिखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बेटा, जैसे पहले वाले का क्यूटीएम नाम दिया था हम लोगों ने, दूसरे वाले का क्या था बेटा? कैश बैलेंस, और इसका है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्योंकि हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो पैसा हाथ ही में रखना पड़ेगा ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। जब तक पास में नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा क्या? तो अगर हम स्टोर कर देते हैं तो वो लिक्विडिटी में तो रहा नहीं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अपने पास। तो अब मेन फोकस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कहां का रखना है? अपने पास रखना है। ओके, तो ये कंसेप्ट देखो नाम में ही लगा है, किसके द्वारा गिवन था बेटा? जेएम। कब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी? कंसेप्ट कब दिया था? कौन सा कंसेप्ट दिया था बेटा?
द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बेटा ये हम पहले भी लिखवा चुके हैं, इसको याद जरूर रखना, ठीक है। चूंकि केंजियन अप्रोच नाम ही है तो इसका मतलब जेएम किंज के द्वारा ही दिया गया है। कब दिया गया? 1936 में। कौन सा कंसेप्ट? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब कहता है इसमें कि द पीपल wants to holds money rather than investing in सिक्योरिटीज। कि अब जो है लोग क्या होगा, सिक्योरिटीज में ना इन्वेस्ट करके वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहेगा बेटा? होल्ड करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? होल्ड करना चाहेगा। कितने मोटिव? कितने मोटिव? कौन कौन से? ट्रांजैक्शंस, प्रिकॉशन और एक्सपेकुलेशन। तो यहां तक आज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कर लेंगे हम लोग। तो लिखिएगा, पीपल होल्ड मनी इन कैश फॉर 3 मोटिव्स। कितने मोटिव्स होंगे बेटा? फिशर में एक मोटिव था सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोगों ने स्प्लिट अप नाम दिया था, ठीक है। दूसरे में हमारे पास 2 मोटिव हो गए कि भाई ट्रांजैक्शंस भी होगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ हमको बचा के आगे का ध्यान रखना है, उसके लिए भी रखना होगा। और अब तीसरा भी हमारे पास आ जाएगा। तो पहला क्या हो गया हमारा? ट्रांजैक्शन। और अभी तक सिर्फ हम लोग नाम देखते जा रहे थे ना, यहां पर इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। ट्रांजैक्शंस को भी, उसके बाद प्रिकॉशन को भी और एक्सपेकुलेटिव को भी। तो लिखिएगा ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा कौन सा बेटा? प्रिकॉशनरी मोटिव। और तीसरा हमारा क्या होगा? एक्सपेकुलेटिव मोटिव। होगा ही नहीं होगा? इन 3 मोटिव के लिए जो है हमको क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को अपने पास पैसे रखने की जरूरत होती है। मैं कोशिश करता तो भी ट्रांजैक्शन हो जाता, लेकिन फिर वो 11, 10, 11, 15 तक क्लास चली जाएगी, तो इसलिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है। कल की क्लास में जो है हम लोग शुरू करेंगे ट्रांजैक्शन से, और तीनों को खत्म करते हुए इस यूनिट को कल जो है संपन्न करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। बस यही है, बाकी 2 वाले में एक एक लेक्चर का है, बाकी 2 में दिक्कत नहीं है, यही बस लेंदी था और कोई नहीं। ऊपर रह गया? जल्दी जल्दी कर लो बेटा, यहां पर हो गया, कर लिया?